घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामा जी कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी गार्डन में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। वे तो खुलकर रो भी नहीं सकते थे। उनके भीतर की आवाज उन्हें कचोट कचोट कर कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घर वालों को कैसे संभालोगे। कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी स्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त विवेक इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापोह में पड़े रहने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने दुख को समेटे, भावनाओं से जूझते हुए बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। मंजू, पता तो लगाओ, अभी तक वे लोग पहुँचे क्यों नहीं? कोई उत्सव में थोड़े ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनरल डायरेक्टर पहुंच जाएंगे। इंतजार थोड़े ही करेंगे वे। मामा जी, अभी अभी पता चला है कि धुंध के कारण उनकी फ्लाइट थोड़ी देर से उतरी। वे बस 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। वे रास्ते में ही हैं। अंत्येष्टि तो 4 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन मामा जी, फ्यूनरल वालों से तारीख और समय मुकर्रर करके ही अंत्येष्टि होती है, मंजू ने उन्हें समझाते हुए कहा। उनसे कह दो कि सीधे चर्च में ही पहुंच जाएं। घर आकर करेंगे भी क्या? विवेक को कितना समझाया था, कितने उदाहरण दिए थे, कितना चौकन्ना किया था लोगों ने तजुर्बों से किया तो गए हो चमकती सोने की नगरी में, लेकिन बच के रहना। बर्बाद कर देती है गोरी चमड़ी वाली गोरियां। पहले गोरे रंग और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाती हैं, फिर जैसे ही शिकार की अंगूठी उंगली में पड़ी, उसे लट्टू सा घुमाती हैं, फिर किनारा कर लेती हैं। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का काम करेगी, लेकिन वह नहीं मानी। मामा जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं इन देशों में। वे तो जीवन का अंग बन चुकी हैं। मैंने भी भावना से बात की थी। वह बोली कि पोलीन भी तो विवेक के जीवन का हिस्सा थी। दोनों कभी हमसफर थे। फिर जेम्स भी तो है। इतने में एक गाड़ी पोर्टिको आ खड़ी हुई। लो आ गई गोरी और उसकी नाजायज औलाद, मामा जी ने कड़वाहट से कहा। मामा जी, प्लीज शांत रहिए। यह भी विवेक का परिवार है। पोलीन उसकी एक्स वाइफ तथा जेम्स बेटा है। उसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता, मंजू ने समझाते हुए कहा। विवेक का पार्थिव शरीर बैठक में सफेद झालरों से सजे बॉक्स में अंतिम दर्शन के लिए पड़ा था। काले नए सूट, सफेद कमीज, मचिंटाई में ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। बैठक फूलों के बने रीत, गोल आकार में सजाए फूल, क्रॉस तथा गुलदस्तों से भरी पड़ी थी। आसपास के लोग तो नहीं आए थे, लेकिन उनके कुलीग वहां मौजूद थे। लोगों ने अपने अपने घरों के पर्दे तान लिए थे, क्योंकि विदेशों में ऐसा चलन है। पोलीन और जेम्स के आते ही उन्हें विवेक के साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मामा जी ने बाकी लोगों को गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया। हर्ष शव वाहन के पीछे की गाड़ी में विवेक का परिवार बैठने वाला था, अन्य लोग बाकी गाड़ियों में। मंजू, किसी ने पुलिस को सूचना दी क्या? शव यात्रा रोप लेन से गुजरने वाली है। यूके में जहां से शव यात्रा निकलती है, वह सड़क कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है। कोई गाड़ी उसे ओवरटेक भी नहीं कर सकती, या फिर पुलिस साथ साथ चलती है शव के सम्मान के लिए। यह काम तो चर्च के पादरी जी ने कर दिया है। और हर्ष में फूल कौन रखेगा? फ्यूनरल डायरेक्टर। मंजू, औरतें और बच्चे तो घर पर ही रहेंगे न? नहीं मामा जी, यह भारत नहीं है। यहाँ सभी जाते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन घर को खाली कैसे छोड़ दूँ? मैं जो हूँ, मामी जी ने कहा। तुम तो इस शहर को जानती तक नहीं। मैं मामी जी के साथ रहूंगी, पड़ोसन छाया बोली। अब घर पर केवल छाया तथा मामी जी थी। मामा जी तथा मंजू की बातें सुनने के बाद छाया की जिज्ञासा पर अंकुश लगाना कठिन था।
छाया थोड़ी देर बाद भूमिका बांधते बोली, मामी जी, अच्छी है यह गोरी मेम। कितनी दूर से आए हैं बेटे को लेकर। आजकल तो अपने सगे संबंधी तक नहीं पहुंचते। लेकिन मामी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप उसे कैसे जानती हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि आप उससे पहली बार मिली हो। अब मामी जी का धैर्य जवाब दे गया। वे झुंझलाते हुए बोली, जानना चाहती हो तो सुनो। भावना से विवाह होने से पहले पोलीन ही हमारे घर की बहू थी। विवेक और भावना एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। मुझे याद है कि विवेक भावना का हाथ पकड़कर उसे स्कूल लेकर जाता और उसे स्कूल से लेकर भी आता। वह भावना के बिना कहीं न जाता। यहाँ तक कि अगर विवेक को कोई टॉफी खाने को देता तो विवेक उसे तब तक मुंह में न डालता जब तक वह भावना के साथ बांट न लेता। धीरे धीरे दोनों के बचपन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। वह प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना प्रगाढ़ हो गया कि पास पड़ोस मोहल्ले वालों ने भी इन दोनों को दो हंसों की जोड़ी का नाम दे दिया। उस प्रेम का रंग दिन ब दिन गहरा होता गया। विवेक एयरफोर्स में चला गया और भावना आगे की पढ़ाई करने में लग गई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोईं। दोनों का दुख साझा था। दोनों की चुभन एक सी थी। पोलीन ने भावना को संभालते तथा खुद को समेटते स्मृतियों का घड़ाव ले दिया। वह एक लाल रंग की अंगूठी निकालकर बोली, मुझे पूरा यकीन है तुम इसे पहचानती होगी। भावना की आंखों से बहते आंसुओं ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह डाला। वह मन ही मन सोचने लगी कि पोलीन, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। इसे तो मैंने विवेक को जर्मनी जाते वक्त दिया था। यह तो मेरी सगाई की अंगूठी है। तुमने इसका कहाँ मान रखा। फिर धीरे धीरे पोलीन ने एक एक करके भावना के बुने सभी स्वेटर, कमीजें तथा दूसरे तोहफे उसके सामने रखे। स्वेटर तो सिकुड़कर छोटे हो गए थे। पोलीन ने बताया, भावना, विवेक तुमसे बहुत प्रेम करता था। तुम्हारी हर दी हुई चीज उसके लिए अनमोल थी। 2 ऑडियो टेप्स उसे जान से प्यारी थी। उसके 2 गाने, कभी भी मेरे दिल में ख्याल आता है और जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी न तुम भी अपने बचपन की, वह बार बार सुनता था। ये दोनों गाने जेम्स ने भी गाने शुरू कर दिए थे। तुम्हारी दी हुई किसी भी चीज को दूर करने के नाम से वह तड़प उठता था। जब कभी वह उदास होता या हमारी तकरार हो जाती तो वह कमरे में जाकर और स्वेटरों को सीने से लगाकर उन्हें सहलाते सहलाते वहीं सो जाता था। कभी भी तुम्हारे एहसास के लिए सिकुड़े स्वेटर को किसी तरह शरीर पर चढ़ा ही लेता था। घंटों इन चीजों से लिपटकर तुम्हारे गम में डूबा रहता था। जितना वह तुम्हारे गम में डूबता उतना मुझे अपराध बोध सताता। मुझे तुमसे जलन होती थी। मैं सोचती थी यह कैसा प्यार है। क्या कभी कोई इतना भी प्यार किसी से कर सकता है। मैंने विवेक को पा तो लिया था लेकिन वह मेरा कभी न बन सका। जब उसने तुमसे विवाह किया मैं अपने लिए दुखी कम, तुम्हारे लिए अधिक प्रसन्न थी। मैं जानती थी कि विवेक अब वही है जहां उसे होना चाहिए था। मैं भी उसे खुश देखना चाहती थी। तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए ही थे। मुझे खुशी है कि मरने से पहले विवेक ने कुछ समय तुम्हारे साथ तो बिताया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम जब चाहोगी मैं जेम्स को तुम्हारे पास भेज दूंगी। जेम्स बिल्कुल विवेक की फोटोकॉपी है। वैसा ही चेहरा, वैसी ही हंसी। फिर पोलीन और भावना दोनों आंखें बंद किए, एक दूसरे के गले में बाहें डाले, अपना अपना दुख समेटे, अतीत की स्मृतियों के वे अमूल्य क्षण बीन बीन कर अपनी पलकों पर सजाने लगी। दोनों का एक ही दुख था। पोलीन बार बार यही दोहरा रही थी, आई एम सॉरी भावना।